तुम्हारी बीवी, हसीनो जमील बीवी, एक ऐसी औरत जिसे हासिल करके तुमने छोटी सी जन्नत हासिल कर ली। इसका दिल भी बहुत मासूम होगा, रहम और प्यार से भरा हुआ होगा। क्या तुम्हें अपने बच्चे की याद आती है? क्या तुम्हें अपनी बीवी की याद आती है? प्यारी थी ना वो? डॉक्टर आदिल ने नरम लहजे से पूछा, और मेरी आंखों से आंसू अचानक फूट पड़े। न जाने कौन दुश्मन होगा इनकी जानों का और इस कदर जालिमाना तरीके से मारा होगा। ऐसा सलूक तो कोई भेड़िया भी अपनी शिकार के साथ नहीं करता। तुम्हें पता है, तुम्हारी बीवी को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया था। तुम्हारे ही कमरे में किसी ने इसके जिस्म की बोटी बोटी अलग कर दी थी। जब इसके हाथ कटे होंगे तो वो जिंदा होगी, जब इसके पांव काटे होंगे तब भी वो जिंदा होगी। अपने ही खून में लथपथ जिस जिस्म के हिस्सों को तुम चूमा करते थे वो हिस्सों में तकसीम हो रहा होगा और तुम्हारी एक बीवी 10 हिस्सों में तब्दील हो गई। डॉक्टर आदिल सर्द लहजे में कहता गया और मेरी रूह कांपती चली गई। मैं जब कभी वो मंजर याद करता तो मेरी तबीयत नासाज हो जाती, और अभी भी ऐसा ही हो रहा था। मैं उसकी बात सुनता रहा। वो सर्द लहजे में कहता रहा, और फिर तुम्हारा बच्चा, तुम्हारा मासूम सा बच्चा, उसने तो अभी तक दुनिया ही नहीं देखी थी। उस मासूम से बच्चे ने किसी का क्या बिगाड़ा होगा, मगर कोई वहशी था, कोई था जिसने उसके नन्हे नन्हे हाथों को काट के रख दिया, उसकी टांगों के टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसके नरम से गले पे कुल्हाड़ी चला दी। कितनी नरम होगी उसकी रगें जब वो काट रहा होगा, किस कदर ताज़ा खून बह रहा होगा। प्लीज़ प्लीज़ बस करो। कांपते लबों से मैंने उससे खामोश करा दिया। इस वक्त मैं बुरी तरह सहम गया था। घबराहट से मेरा दिल बंद हो रहा था। रो नहीं, रोने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है, मगर आज की रात हमने सच का सामना करना है। तुम्हारी बीवी और बच्चे के कातिल को ढूंढना है। कोई तो है जिसने इनको कत्ल किया। कोई तो वो शख्स होगा जो आज भी जिंदा होगा और खुली फिजा में सांस ले रहा होगा और अपने दिल में इस बोझ को उठाए हुए घूम रहा होगा जिसने 2 मासूमों का कत्ल किया। क्या तुम नहीं चाहते कि इसे अपने किए की सज़ा मिले? डॉक्टर आदिल ने बदस्तूर मुझे देखते हुए पूछा, और मैं रोते हुए कहने लगा, जिस चीज़ ने भी मेरे घर को खाया है तुम उसे सज़ा नहीं दे सकते। मेरी बीवी और मेरे बच्चे के साथ जो हुआ वो इंसानी अमल नहीं था। मेरे घर पे शैतान का कब्जा है। इस घर में शैतान बसा है। तुम और मैं इसे रोक नहीं सकते। कोई नहीं रोक सकता इसे। शैतान? डॉक्टर आदिल ने मुस्कुराकर ये जुमले कहे और हंसने लगा। सर को नफ़ी में हिलाते हुए मुझे देखते हुए बोला, एक दिन से तो मैं इस घर में मौजूद हूँ, मुझे तो इधर कोई शैतान नज़र नहीं आया। इसकी बात सुनकर मैं चौंका। तुम एक दिन से कैसे यहाँ हो सकते हो? मैं आज सुबह ही इस घर में आया हूँ और मैंने ही इस घर की सारी साफ सफाई की है। तुम कहाँ थे? तुम तो मौजूद नहीं थे इधर। जब मोहम्मद वकास की मौत हुई तुम कहाँ मौजूद थे? जब इस घर में जिन्नाती आवाज़ें गूंजने लगीं तुम कहाँ मौजूद थे? तुम यहाँ मौजूद ही नहीं थे। जब मेरा कमरा खून में लथपथ हो गया तब भी तुम यहाँ मौजूद नहीं थे। तुम तो खुद एक मुर्दा हो। मैं दांत पीस कर कहता चला गया। डॉक्टर आदिल अपनी आंखों को मल के कहने लगा, मिस्टर रुहेल, मुझे लगता है कि आपको इस सारे हादसे का शदीद सदमा पहुंचा है। आप एक नफ्सियाती मरीज हो चुके हैं और आपको मुझ जैसे काबिल डॉक्टर की ज़रूरत है। मैं आपको ठीक कर सकता हूँ। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। तुम मुझे पागल बनाने की कोशिश मत करो। मैं सब जानता हूँ कि ये क्या माजरा चल रहा है। जब तक तुम मेरे सवालों के जवाब नहीं दोगे मैं इतनी आसानी से तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। मैंने दांत पीसकर उससे कहा, जी आप अपने सवालों को छोड़ें और चलें, ज़रा मुझे कुछ और मज़ीद सवालों के जवाब दें। मिस्टर रुहेल, हर कली फूल बन जाती है पर एक कली नहीं बनती। बताएं वो कौन सी कली है? डॉक्टर आदिल ने मज़े से पूछा और मैं चौंक कर उसका चेहरा देखने लगा। क्या मतलब? अरे भाई, हर कली फूल बन जाती है पर वो कौन सी कली है जो फूल नहीं बनती? उसने सवाल दोहराया। यहाँ कली और फूल का क्या ताल्लुक? मैंने हैरान होकर पूछा। अरे, कली और फूल का कोई ताल्लुक नहीं? उसने हैरान होकर पूछा। नहीं, मेरा मतलब यहाँ इस घर में कली की बात कहाँ से आ गई? मैंने उलझकर पूछा। बहुत गहरी बात है, आप जवाब तो दें पहले। मेरे ख्याल से मैं सोचने लगा। उसने मुस्कुरा कर कहा, छुपकली। मैं हैरान होकर उसकी शक्ल देखने लगा। इस संजीदा माहौल में ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? ये कोई हंसने हंसाने का प्रोग्राम चल रहा है? हंसने हंसाने की एक अलग महफिल होती है, एक अलग माहौल होता है। ये क्या लगाया हुआ है तुमने?
तुम्हारा लेफ्ट ब्रेन बहुत कम काम कर रहा है, यही वजह है कि तुम एक सिंपल सी पहेली का जवाब नहीं दे सके। वो मुस्कुरा कर मुझे देखने लगा। अच्छा, तुमको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? फिल्में, स्पोर्ट या ड्रामे? उसने मुझसे ऐसे पूछा जैसे मेरा कोई मॉर्निंग शो में इंटरव्यू हो रहा हो। ये सवाल क्या मेरे इलाज का हिस्सा है? मैंने संजीदगी से पूछा। बिल्कुल, अगर तुम जवाब देते रहो तो हो सकता है कि हम दोनों किसी न किसी नतीजे पे पहुंच जाएं। डॉक्टर आदिल ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने गहरी सांस लेकर कहा, ओके, मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है। क्रिकेट? तुम खुद खेलते हो? उसने पूछा मुझसे। हाँ, खेलता था कॉलेज टाइम में, पर अब नहीं खेलता। लेकिन अब ज़्यादातर मुझे क्रिकेट देखना पसंद है। मैं दीवाना हो जाता हूँ जब क्रिकेट का मैच आ रहा होता है। मैंने संजीदगी से जवाब दिया। कौन सा मैच तुम्हें ज़्यादा पसंद है? डॉक्टर आदिल ने मुझसे पूछा। और मैं सोच कर कहने लगा, वैसे तो पाकिस्तान के सारे मैच देखता हूँ मैं, लेकिन पाकिस्तान और हिंदुस्तान का चैंपियन ट्रॉफी वाला मैच मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, जिसमें पाकिस्तान जीता था। और कोई मैच? डॉक्टर आदिल ने सोचते हुए पूछा। और 1992 का वर्ल्ड कप फाइनल। मैं बहुत छोटा था जब वो फाइनल हुआ था। जब बड़ा हुआ तो यूट्यूब पे उसको दोबारा देखा। मुझे आज भी वो मैच अच्छी तरह याद है। वर्ल्ड कप जीता था हमने, मैंने उदास मुस्कुराहट के साथ बताया। ओह, पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता था? वाकई वो मैच बहुत ज़बरदस्त था। तुम्हारे ख्याल से किसकी वजह से वो मैच जीता होगा? डॉक्टर आदिल ने मुस्कुराकर पूछा। सब ही की वजह से, पूरी टीम की एफर्ट थी। मगर मेरे ख्याल से तो इमरान खान और जावेद मियांदाद की पार्टनरशिप ने मैच जितवाया था। मैंने उसे देखकर कहा। हाँ, उसके बाद इंजमाम और वसीम अकरम की धुआंधार बैटिंग ने भी हमारा स्कोर 249 कर दिया था। डॉक्टर आदिल ने मुस्कुराकर कहा। और फिर वसीम अकरम की 3 विकेटें। मैंने भी मज़े लेते हुए कहा। 3 नहीं, 2 विकेटें। डॉक्टर आदिल ने इत्मीनान से कहा। 2 नहीं, 3। मुझे याद है वसीम अकरम ने 3 विकेटें ली थीं। मैंने उसे सही करते हुए कहा। 3 नहीं भाई, 2। उसने इत्मीनान से अपनी बात दोहराई और मैं झुंझला कर बोला, अरे पहले तो इलियम विल्ब आउट हुआ था। हाँ, और दूसरा? उसने पूछा। क्रिस ल्यूस था शायद, मैंने सोचते हुए कहा। ओके, और तीसरा? उसने फिर पूछा। यार वो याद नहीं आ रहा, मैंने माथे के ऊपर हाथ रखते हुए कहा। याद इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि उसने 2 ही विकेटें ली थीं। डॉक्टर आदिल ने फिर कहा। 2 नहीं यार, 3 ली थी, 3 विकेटें थीं। मैंने उसे उकताते हुए कहा। तो वो तीसरा कौन था, उसका नाम तो बताओ। डॉक्टर आदिल ने फिर उलझकर पूछा। और मैं सोचने लगा। मैं अपने जहन पर बुरी तरह जोर डाल रहा था। न जाने क्यों मेरा दिल तेजी से धक धक करने लगा और खून भी रगों में तेजी से गर्दिश करने लगा। मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि अगर मैंने तीसरे खिलाड़ी का नाम ना बताया तो पता नहीं कौन सी जंग छिड़ जाएगी। डॉक्टर आदिल ने मुस्कुराकर मुझे देखते हुए बोला, तुम्हारी याददाश्त कमज़ोर है रोहेल। वसीम अकरम ने 2 विकेटें ली थी। एलियन बॉथम। मैंने एकदम उसको चौंक कर बोला। एलियन बॉथम की विकेट ली थी। वसीम अकरम ने एक साथ 3 विकेटें ली थी। डॉक्टर आदिल ने फिर इत्मीनान से कहा, अरे मैं तुम्हें 2 विकेटें गिनवा तो रहा हूँ, तुम वही फिर 3 के ऊपर अड़े हुए हो। मैंने गुस्से में आकर कहा, हाँ, क्योंकि वसीम अकरम ने 2 विकेटें एक साथ ली थी। पहली विकेट एलन बोतन की थी और 2 विकेटें बाद में ली थी, उसने इत्मीनान से कहा। यही तो मैं भी कह रहा हूँ, मैं हैरान होकर बोला। तुम कह रहे हो तीनों एक साथ ली थी, जबकि मैं कह रहा हूँ कि पहले 2 ली थी फिर 1 ली थी। डॉक्टर आदिल ने मुस्कुराकर कहा। मेरा खून जल गया। मैंने दांत पीसकर कहा, मैं यहाँ हैट्रिक की बात नहीं कर रहा था, लेकिन मैं तो हैट्रिक की बात कर रहा था। तुम शायद भूल गए हो। वो मुझे और गुस्सा दिलाने लगा। मुझे लग रहा है कि तुम्हारा राइट ब्रेन भी बंद होने लग गया है। बर्दाश्त कमज़ोर हो रही है तुम्हारी, और बात बात पे तुम तैश में आ रहे हो, उसने मुस्कुराकर कहा। बकवास बंद करो, मैंने उसको गुस्से में कहा। अच्छा ये बताओ, ये कितनी उंगलियां हैं? डॉक्टर आदिल ने मेरी बात को दरगुजर करके एकदम सवाल पूछा और अपने दाएं हाथ की 4 उंगलियां दिखाने लगा। 4, मैंने एकदम जवाब दिया। मिस्टर रोहेल, ये तो 5 उंगलियां हैं, डॉक्टर आदिल ने मुस्कुराकर बताया। और मैंने दोबारा देखा तो 5 उंगलियां खुली हुई थी। आप नफसियाती मरीज बन चुके हैं, वो मुझे देखकर कहने लगा। मैं तिलमिलाकर सोफे से उठ गया। आप इत्मीनान से बैठे हैं, वो प्यार से बोला। भाड़ में गया तुम्हारा इत्मीनान, तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो, मैंने उसकी तरफ उंगली करके कहा। मैं सिर्फ आपकी मदद कर रहा हूँ मिस्टर रोहेल, उसने इत्मीनान से कहा। देखो, मैं कोई पागल वागल नहीं हूँ। मेरी बात का सबसे बड़ा सबूत यही है कि यहाँ अब से कुछ देर पहले मोहम्मद वकास की लाश मौजूद थी। मैंने मेन दरवाजे की तरफ इशारा करके कहा।
और अब वो लाश कहाँ है? उसने मुझसे पूछा और मैं गड़बड़ा गया, मगर एकदम मैंने बोला, और फर्श पर उसने नक्शा भी बनाया हुआ था। नक्शा? किस चीज़ का नक्शा? नक्शा नहीं, कोई डिज़ाइन था। मैं कहता हुआ सोफे से उठ गया, मगर वो अब है कहाँ? ना तो उनकी लाश है और ना कोई नक्शा मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर। मेरी एक एक बात गलत साबित हो रही थी और मैं हैरान हो रहा था। क्या हुआ मिस्टर रुहेल? डॉक्टर आदिल ने मुझसे पूछा और मैं खामोश रहा। कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। डॉक्टर आदिल ने एक सर्द आह भरी और मेरे पास आया। मिस्टर रुहेल, मैं आपके गम को समझ सकता हूँ। प्लीज़ आप अपने जहन पर जोर मत डालें, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने प्यार भरे लहजे में ये जुमले कहे और मैं गड़बड़ा गया। 2 पल के लिए मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं ही पागल हो गया हूँ। फराज और हिना सही कह रहे थे, मुझे इस घर के अंदर आना ही नहीं चाहिए था। या फिर ये सामने वाला इंसान पागल है। शायद मैं ही नफसियाती हो रहा हूँ। मिस्टर रुहेल, आप इत्मीनान से मेरी बात सुनें और यहाँ बैठें। उसने मेरा हाथ पकड़कर खींचा और मैं सोफे पर बैठ गया। ठहरिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। ये कहकर वो किचन में गया। मैं परेशानी के आलम में बैठा ये सोच रहा था कि मेरे ऊपर क्या गुजर रही है, ये सब क्या हो रहा है। मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा या कोई अंधी हकीकत। जल्द ही आदिल मेरे सामने गिलास लेकर आ गया। उसने ही बड़ी तमीज़ से मुझे पानी का गिलास दिया और मैंने उस गिलास को बिना देखे अपने लबों पर लगा लिया। मगर मुझे एक झटका सा लगा, गिलास में पानी ही मौजूद नहीं था। पानी? पानी कहाँ है? मैंने उसे देखकर पूछा। अभी अभी तो आपने पिया है सारा, उसने जवाब दिया। तुमने मुझे खाली गिलास ला के दिया है, मैंने तेज़ आवाज़ में कहा। मिस्टर रुहेल, आपने अभी तो मेरे सामने सारा पानी पिया है। अगर आपको दोबारा पानी पीना है तो मैं दोबारा ला देता हूँ। यू लिसन टू मी। मैंने दांत पीसकर ये जुमले कहे और गिलास को जोर से फर्श पर दे मारा। गिलास के टुकड़े टुकड़े हो गए। आई डोंट नो वॉट यू आर अप टू एंड वॉट यू आर ट्राइंग टू शो, बट आई कैन टेक दिस फकिंग शिट एनी मोर। मैंने गुस्से ही लहजे में ये कहा। मिस्टर रोयल, आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू, आदिल ने इत्मीनान से कहा। मैंने दांत पीसकर उसे गाली दी और वो मेरे चेहरे को तकने लगा। अब मैं भी उसे घूर रहा था। आदिल ने मुझे कुछ पल देखा और फिर वो गहरा सांस लेकर बोला, ऑल राइट, और इत्मीनान से सोफे पर बैठ गया। मुझे उसकी ये हरकत समझ में नहीं आई। वो इत्मीनान से बैठकर मुझे देख के कहने लगा, ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ। मैंने आपको खाली गिलास दिया था, उसमें पानी मौजूद नहीं था। मैं यहाँ 1 दिन से मौजूद नहीं हूँ और ना ही मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर मैं चाहता क्या हूँ? क्या आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास इतना फालतू वक्त होगा कि मैं यहाँ बैठकर आपके साथ मस्खरियाँ कर सकूँ? मैं खामोशी से उसका चेहरा देखने लगा। अपने आप को संभालिए मिस्टर रुहेल, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। इस घर में कुछ खराब नहीं है। अगर कुछ खराब है तो वो बस आपका दिमाग। आप एक नफसियाती मरीज हैं और आपको इस घर में नहीं, एक अच्छे अस्पताल में होना चाहिए। वो मेरी तरफ देख के कहता गया और मैं सोचने लगा, मुझ पर यकीन कीजिए, मैं आपको ठीक कर सकता हूँ, ट्रस्ट मी। उसने इंतहाई इत्मीनान के साथ ये सब बातें कहीं और मैं सोच में पड़ गया। क्या सच है और क्या झूठ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये शख्स एक ही पल में मुझे हद से ज़्यादा ख़तरनाक लगने लगा और दूसरे ही पल में मुझे मासूम लगने लगा, मेरा मददगार लगने लगा। मैं उलझ गया था इन सोचों के अंदर। मैंने डॉक्टर आदिल की तरफ देखा। आई एम सॉरी डॉक्टर, आई एम सॉरी। मैंने आपसे बदतमीज़ी की, मगर मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मेरे साथ क्या हो रहा है? मेरा घर ख़त्म हो गया है। मेरी औलाद इस दुनिया से चली गई है। एक ही पल में मेरा सब कुछ उजड़ गया है। मैं यहाँ से चला गया इसी वजह से कि इनकी यादों से दूर हो सकूं, मगर दूर रहकर भी हर रात हर दिन मैं अपनी बीवी और बच्चे को याद करता रहा। मैं पागल हो जाऊंगा डॉक्टर, मैं पागल हो जाऊंगा। शायद मैं पागल हो चुका हूँ, मैं रोते हुए कहने लगा और डॉक्टर आदिल सोफे पर से उठकर खड़ा हो गया। मिस्टर रुहेल, हिम्मत रखें यार, सब ठीक हो जाएगा। मैं और आप मिलकर इस खौफ का खात्मा करेंगे और इस घर को वापस पाक कर देंगे। सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। इसके जुमले सुनकर मैं एकदम चौंका और मुझे याद आया, मेरे कमरे की दीवार पर जो अल्फाज लिखे हुए हैं वो भी तो खून से ही लिखे हुए हैं। डॉक्टर आदिल, आइए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। क्या? वो मुझे देखकर बोला। कुछ अल्फाज हैं जो मेरे कमरे की दीवार पर लिखे हुए हैं, शायद उन्हें देखकर आपको मेरी बात पे यकीन आ जाए। मैंने जल्दी जल्दी ये जुमले कहे और ऊपर की मंजिल की तरफ चल पड़ा। डॉक्टर आदिल भी मेरे पीछे पीछे आता गया। हम तेज तेज कदमों से कमरे की तरफ बढ़े। मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला तो एकदम ज़ोर से मुझे झटका लगा। कमरे का इस कदर वहशत ज़दा मंजर देखने की मुझे उम्मीद नहीं थी।
कमरे की चारों दीवारों पर खून लगा हुआ था और हर दीवार पर अंग्रेजी के हुर्फ लिखे हुए थे। ताज़े खून की बू आ रही थी क्योंकि कमरों की दीवारों के साथ सबा की लाश टंगी हुई थी। इसका किसी ने अभी अभी खून कर दिया था। चंद लम्हों तक हम दोनों ये मंजर देखते रहे। खौफ से हम दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। मेरे होश उड़ गए। जिस मंजर को सोचने से मेरा दिल घबराता था वो आज मंजर मेरी आंखों के सामने था। डॉक्टर आदिल आगे बढ़ा और कटे हुए टुकड़ों को देखने लगा। इस लम्हे में मैं सत्ते के आलम में ये मंजर देखता रहा। क्या क्या तुमने इसके साथ किया? डॉक्टर आदिल ने परेशान होकर मुझसे पूछा। बोलो, क्या तुमने ये सब किया है? आदिल पलट कर मेरे पर चिल्लाया। हाँ तो तुमने ही तो किया है ये सब। तुम ही तो इस कमरे में मौजूद थे। तुमने ही इस मासूम सी औरत का खून कर डाला। वो चिल्लाया मेरे पर। मैं भी तैश में आ गया। तुम एक पागल शख्स हो। तुम्हारा जिंदा रहना लोगों के लिए खतरे से खाली नहीं है, डॉक्टर मुझे देखकर कहने लगा। और उसने अपनी कमर के पास से खंजर निकाल लिया। मैं खंजर को देखकर घबरा गया। ये बिल्कुल वैसा ही खंजर था जैसा वकास के हाथ में था। मरने के लिए तैयार हो जाओ रुहेल, ये कहकर डॉक्टर आदिल मेरी तरफ बढ़ा और मैं घबरा कर पीछे हो गया। वो वैसी दरिंदों की तरह मेरी तरफ बढ़ता गया। इसकी आंखों में अब सिर्फ नफरत ही नफरत थी मेरे लिए, जबकि मैं मुसलसल पीछे हट रहा था और वो मुसलसल खंजर के वार मेरी तरफ चला रहा था। अब उसका चेहरा बहुत ज़्यादा भयानक होता जा रहा था, जैसे कि वो मुझे काट कर खा जाएगा। मैं पीछे होता होता लाउंज की तरफ बढ़ गया और खिड़की से जा टकराया। डॉक्टर आदिल मेरी तरफ बढ़ने लगा। आदिल का एक एक कदम मेरी तरफ बढ़ रहा था और मुझे मेरे सामने अपनी मौत नजर आ रही थी। और फिर एकदम वो मेरे पे हमलावर हुआ। वो चलाता हुआ खंजर मेरी तरफ बढ़ा और मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। आदिल से ज़्यादा ताकत मेरे हाथ में आ गई थी और मुझे अंदाज़ा हो गया था कि मैं इसका खंजर आसानी से छीन सकता हूँ। मगर मुझ पर कयामत टूट पड़ी जब खिड़की में से दो हाथों ने मुझे पकड़कर अपनी तरफ कस लिया। मेरे मुंह से चीखें निकल रही थी। मैंने पलटकर देखा तो मोहम्मद वकास मुझे पकड़ा हुआ अपनी तरफ खींच रहा था। इस लम्हे मोहम्मद वकास मुकम्मल तौर पर मुर्दा जिस्म महसूस हो रहा था, मगर इसका जिस्म फिर भी हरकत कर रहा था। ऐसा लग रहा था वो तो जिंदा नहीं है, लेकिन उसके अंदर कोई शैतान घुस गया है। अब मेरे ऊपर दोनों तरफ से कयामत टूट रही थी। मैंने पलटकर आदिल की तरफ देखा और जैसे मेरा खून जिस्म में ही खुश्क हो गया। आदिल का चेहरा इस वक्त बहुत ज़्यादा भयानक हो रहा था। इसकी आंखें लाल हो गई थीं और चेहरा आहिस्ता आहिस्ता एक खौफनाक भेड़िए की तरह होता जा रहा था। आदिल किसी भी लम्हे खंजर मेरे सीने के आर पार करने वाला था। मेरी कुछ समझ में नहीं आया कि इस लम्हे में मैं क्या करूं। अचानक बिजली की तरह मेरे जहन में ख्याल आया और मैंने लात उठाकर आदिल के सीने पे दे मारी। वो दूर जाकर जमीन पर गिर गया। आदिल शैतानी आवाज़ें निकालता हुआ मेरी तरफ बढ़ा। इसके हाथ से मैंने खंजर छीन लिया। यही मौका मेरे लिए काफ़ी था। मैंने एक और लात इसके सीने पे मारी और वो सीढ़ियों से गिरता हुआ नीचे लाउंज में जा पहुंचा। अब मैंने पलटकर मोहम्मद वकास के मुंह पे कोनी मारी और इसका चेहरा ही फट गया। जल्द ही उसने मुझे छोड़ दिया और उसका जिस्म सीधा बेसमेंट में जा गिरा। मेरी सांस फूल चुकी थी। अब मेरे हाथ में खंजर था। इसी हालत में मैंने आदिल के ऊपर नज़र डाली तो वो मुझे अकमल के दरवाजे के पास खड़ा हुआ नजर आया। मैं फूली हुई सांस के साथ नीचे उतर आया। आदिल अपने हाथ फर्श पर रख कर खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। अचानक उसकी नज़र अकमल के दरवाजे पर पड़ी और अजीब अजीब सी आवाज़ें निकालने लगा। आदिल के मुंह से चीखों की आवाज़ें आने लगीं और मैं ठिठर कर ये मंजर देखता रहा। आदिल मुसलसल दरवाजे को देख रहा था और इसकी आंखों में दुनिया जहां का खौफ समा गया। इसके हाथ पैर पीछे की तरफ मुड़ने लगे। मैं हैरान होकर इसके बदलते हुए जिस्म को देख रहा था। अचानक आदिल अपने बालों को खींचकर चीख पड़ा। इसकी भयानक चीखें मेरे दिल को दहला रही थी और इस घर में बसे हुए आसेब की भी आवाज़ें आने लगीं, क्योंकि एक बार फिर चीखों से पूरा घर गूंजने लगा। आहिस्ता आहिस्ता उसका जिस्म सीधा होने लगा। उसकी बॉडी बिल्कुल सीधी होकर ज़मीन पर आ गिरी। इसकी मौत वाक़ा हो गई थी। इसके मरते ही घर में एकदम सा सन्नाटा हो गया था। मैं सकते के आलम में ये सब कुछ देख रहा था। मैं अपने बेटे अकमल के दरवाजे को तकने लगा। न जाने ऐसा क्या था इस दरवाजे में जो इन सब लोगों को बेबस कर रहा था। मैं सकते के आलम में दरवाज़ा तकता रहा। मैंने कांपती नज़रों से अपनी कलाई पे बंधी हुई घड़ी पे नज़र डाली। अब मेरे पास सिर्फ 5 घंटे का वक्त बाकी रह गया था। दोस्तों, अगर आप लोगों को यह एपिसोड पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।